तो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग जानते हैं आखिर हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो आनुवांशिकता तथा जैव विकास वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी होने वाले हैं, सभी क्वेश्चंस को इस क्लास में आज हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा। आइए आज के क्वेश्चंस को देखा जाए। तो आज का पहला प्रश्न क्या है हम लोगों का, ध्यान से क्या कहा गया है। जनकों से उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण कहलाता है। आपके बताना है कि जनकों से उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक जो गुण होते हैं उसका संचरण क्या कहलाता है। ध्यान दीजिए, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। जैसे 2015 में पूछा गया, ये 16 में पूछा गया है, 18 में और 21 में। इतनी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए इस प्रश्न को बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करेंगे। आज के लिए कुल 30 प्रश्न हैं। 30 प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। केवल ये 30 प्रश्न पढ़ लीजिए, आपकी सारी क्लासेज यहीं पे इस चैप्टर का हो जाएगा। आइए तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है विभिन्नता, आनुवांशिकता, आनुवांशिक पुनर्योग या फिर जीन प्रारूप। आपके बताना है इन चारों में से करेक्ट आंसर कौन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आनुवांशिकता। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, आनुवांशिकता। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया आपसे, आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है। ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में छपेगा। 2024 का भी प्रश्न यहाँ रह चुका है, इसलिए इस प्रश्न को बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा। 24 में, 20 में, 22 में, ठीक है, पूछा जा चुका है। तो बताना यह है कि आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है। चार्ल्स रॉबर्ट को, हैरोल्ड यूरे को, ग्रेगर जॉन मेंडल को या फिर सिडने फॉक्स को। बताना यह है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है, अपने प्रयोग में विपरीत गुणों वाले दो जनक पौधों में को मेंडल ने क्या नाम दिया तथा उन्हें किस अक्षर से इंगित किया। आपके बता रहा है जनक पीढ़ी P, प्रथम संतति F1, दूसरी पीढ़ी F2, इनमें से कोई नहीं। बताइए कि जो मेंडल थे उन्होंने अपने प्रयोग में विपरीत लक्षणों वाले दो जनक पौधों को मेंडल ने क्या नाम दिया था, वही बताना है आपको। तो आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा इसका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जनक पीढ़ी P। क्या नाम है, जनक पीढ़ी P। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है आपको कि मेंडल के एक संकरण प्रयोग के यह पीढ़ी में जीन प्रारूपी का अनुपात क्या पाया गया है। ठीक है, आपके बताना है कि मेंडल के एक संकरण के प्रयोग के यह पीढ़ी में जीन प्रारूपी अनुपात कितना पाया गया है। 3:1 पाया गया है, 1:2:1, 9:3:3:1 या फिर 1:2:4:1:2:1:1। बताना यह है चौथे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेंडल ने एक संकरण के प्रयोग के यह पीढ़ी में जीन प्रारूपी अनुपात क्या पाया गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1:2:1। ऑप्शन नंबर सी बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया आपके लिए, मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे। जो मेंडल थे पता है सभी को, एक जो है पादरी थे। तो ये पूछा गया वो किस देश के जो है ईसाइयों के जो है पादरी थे। ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, फ्रांस के, ऑस्ट्रिया के। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है, उपार्जित लक्षणों का वंशागत सिद्धांत किसका मत है। उपार्जित लक्षणों का वंशागत सिद्धांत किसका मत है। डार्विनवाद का, ओपैरिन का, लैमार्कवाद का या फिर मिलर एवं हैराल्ड यूरे का। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लैमार्कवाद। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास किसका मत है? बताना ये है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास का मत किसका है? डार्विनवाद का, ओपैरियन का, लैमार्कवाद का, मिलर एवं हैराल्ड यूरे का। ध्यान दीजिए, ये 2023 का प्रश्न रह चुका है, इसलिए 2025 में आने की इसकी चांसेस है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो का यानी कि डार्विनवाद का। किसका है? डार्विनवाद का। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न कहा गया है आपसे, प्राकृतिक योग्यतम तथा अनुकूल विभिन्नता वाले जीवों को चुन लेती है तथा अयोग्य एवं प्रतिकूल विभिन्नता वाले जीवों को नष्ट कर देती है। यह किसका मत है? पूछा गया है। जो प्रकृति है वह योग्यतम तथा अनुकूल विभिन्नता वाले जीवों को चुन लेती है, जबकि जो अयोग्य होते हैं, प्रतिकूल होते हैं, यानी विभिन्नता वाले होते हैं जीव, उनको नष्ट कर देती है। यह कथन किसका है? आपको बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बताइए किसका है? हैल्डेन का है, वाइसमान का है, या फिर लैमार्क का है, डार्विन का है? बताना ये है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डार्विनवाद का। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है आपसे, लैमार्कवाद का खंडन करने वाले जर्मन वैज्ञानिक जिन्होंने चूहे की पूंछ पर प्रयोग किया था वे कौन थे? लैमार्कवाद का, पुनः सुनेंगे, लैमार्कवाद का खंडन करने वाले जर्मन वैज्ञानिक जिन्होंने चूहे की पूंछ पर प्रयोग किया था वे कौन थे? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सीडेन फॉक्स थे कि वाइसमान थे, ओपैरिन थे कि हैल्डेन थे? आपको ये बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वाइसमान थे। कौन थे? वाइसमान थे। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है, द टाइगर ऑफ ओरिजिन, ध्यान दीजिए, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसकी है? क्या पूछा गया है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसकी है? डार्विन की, लैमार्क की, ओपैरिन की, या फिर वाइसमान की? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डार्विन की। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसका है? डार्विन का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कहा जा रहा है, आर्कियोप्टेरिक्स के संबंध में निम्नांकित कौन से सत्य कथन है? पहला है यह एक जीवाश्म है, दूसरा है इसके जबड़े से दांत तथा उंगलियों में नख थे, तीसरा है इसमें डैने तथा पर या पंख विद्यमान थे, या फिर ये सभी? बताना यह है कि इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा। जिसका करेक्ट आंसर देखा जाए, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें सभी, यानी कि जो आर्कियोप्टेरिक्स था उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी? यह एक जीवाश्म था, इसके जो है जबड़े से दांत तथा उंगलियों में नख जो है जमे हुए थे, इसमें डैने तथा जो है पर या पंख जो है विद्यमान थे। मतलब इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है कि एक ही प्रजातियों के बीच जो है आपस में प्रजनन क्या कहलाता है? जो एक ही प्रजाति के जो है जीव होते हैं उनके बीच में अगर आपस में जो है प्रजनन हो रहा है, यानी रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो वह क्या कहलाता है? अंतः प्रजनन कहलाता है कि अंतर प्रजनन, बाह्य प्रजनन, या फिर इनमें से कोई नहीं? 12वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अंतः प्रजनन, यानी कि एक ही प्रजातियों के बीच जो आपस में जो है प्रजनन होता है वो क्या कहलाता है? तो अंतः प्रजनन। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। आज का अगला प्रश्न है, डीएनए अनुक्रम में तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जोन के पूर्वजों की खोज क्या कहलाती है? क्या कहलाती है आपको बताना है। प्रवचन कहलाती है, आणविक जातिवृत्ति कहलाती है, क्रमिक प्रक्रम कहलाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताना यह है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आणविक जाति वृत्त कहलाती है। क्या कहलाती है? आणविक जाति वृत्त कहलाती है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया इसमें कौन सभी जीवों के वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करते हैं। ध्यान दीजिए 2024 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, अलग अलग सेट में अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 24 में पूछा गया है और 23 में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखेंगे इसके करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, बताना ये है आपको। लिंग क्रोमोसोम कहलाता है, ऑटोसोम कहलाता है, जीन या फिर न्यूक्लियस। बताइए चारों में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आइए देखते हैं करेक्ट आंसर इसका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन, यानी कि जीन ही होता है जो क्या करता है, जीवों को जो गुण होते हैं उसको पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। इस तरीके से 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है वातावरण के प्रभाव, भोजन के प्रकार, उपस्थित अन्य जीवों के साथ परस्पर व्यवहार करने के कारण होने वाली विभिन्नताएं क्या कहलाती हैं। जननिक विभिन्नता, कायिक विभिन्नता, आनुवंशिक विभिन्नता या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए वातावरण के प्रभाव या फिर भोजन के प्रकार, उपस्थित अन्य जीवों के साथ परस्पर व्यवहार के कारण जो जीवों में होने वाली विभिन्नताएं हो जाती है वह क्या कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कायिक विभिन्नता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहा गया है कायिक विभिन्नता होती है आनुवांशिक, उपार्जित, ए और बी दोनों सही है या फिर इनमें से कोई नहीं। बताना यह है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 2021 का यह प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से। कायिक विभिन्नता होती है आनुवांशिक, उपार्जित दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपार्जित। 16वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपार्जित। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है किसी जीव की जीनी संरचना उस जीव का क्या कहलाता है। फेनोटाइप कहलाता है, प्रभावी गुण कहलाता है, अप्रभावी, जीनोटाइप या जीन प्रारूप कहलाता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जीनोटाइप या जीन प्रारूप कहलाता है। जीनी संरचना को क्या कहते हैं, जीनोटाइप या जीन प्रारूप कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है यहाँ पे मेंडल, यहाँ पेंडल नहीं है, मेंडल के मटर के पौधे पर किए गए प्रसिद्ध प्रयोग की क्या जो व्याख्या में शुद्ध रूप से लंबे जनक पौधे पीक को किस चिन्ह द्वारा इंगित किया जाता था, आपके बताना है। कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, इनमें से कोई नहीं। यह क्लास में बताया जा चुका है और एक बार नहीं कई बार बताया गया है, इसलिए बहुत ध्यान से इस प्रश्न को करेंगे। बताइए 18वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटल टी जो शुद्ध रूप से लंबे थे। ध्यान दीजिए, जो शुद्ध रूप से जो है क्या थे, शुद्ध रूप से लंबे थे, उनको कैपिटल सी से डिनोट किया गया था। जबकि जो शुद्ध रूप से जो है बौने थे, जो बौने थे उनको जो है स्मॉल टी से, ये किसके लिए, बौने जो थे उनके लिए था। और जो नॉर्मल थे ये वाला बौनों के लिए था, जबकि जो नॉर्मल थे उनके लिए कैपिटल टी स्मॉल टी का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पूछा गया शुद्ध रूप से लंबे के लिए, तो कैपिटल टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला कहा गया है मेंडल के एक संकरण प्रयोग के एफ पीढ़ी में लक्षण प्रारूपी अनुपात क्या पाया गया। 3:1, 1:2:1, 9:3:3:1 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1:2, 2:2, 4:1, 1:2, बताना यह है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 3:1। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे मेंडल के एक संकरण के प्रयोग के यफ पीढ़ी में उत्पन्न मटर के संकर नस्ल के पौधे को किस चिन्ह द्वारा इंगित किया गया। अभी इसके पहले हुआ है, बताइए किस संकर के द्वारा किया गया है। कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें से कोई नहीं। बताना यह है कि एक संकर प्रयोग के जो यफन पीढ़ी में उत्पन्न मटर के जो है पौधे हुए थे वो उसको किस चिन्ह द्वारा डिनोट किया गया था। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि जब कराया गया था संकरण तो सभी में क्या प्राप्त हुआ था, कैपिटल टी स्मॉल टी। देखिए कुछ इस प्रकार से कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे क्या था स्मॉल टी, इस टाइप से कराया गया था। तो इसमें जो भी पौधे प्राप्त हुए थे सब कैसे प्राप्त हुए थे, कैपिटल टी, यहाँ पे क्या कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर कराएंगे तो कैपिटल टी
स्मॉल टी, यहाँ पर आएंगे तो स्मॉल टी था, ये तो द्वितीय वाला था। पहले वाले में कुल के कुल सभी के सभी क्या प्राप्त हुए थे, सभी के सभी कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुए थे। 21वां देखेंगे। 21वां प्रश्न कहा गया, मेंडल के द्विगुणन जो द्विगुण संकरण का प्रयोग के एफ जी पीढ़ी में उत्पन्न मटर के पौधे की व्याख्या करने के लिए लक्षण प्रारूपी अनुपात को किस प्रकार से दर्शाया गया है, आपको बताने हैं। चारों ऑप्शंस में से कौन से करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो 21वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9:3:3:1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहा गया है, नर ड्रोसोफिला मेलानोसिस्टर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। 6 ऑटोसोम XY, 6 ऑटोसोम XX, 22 ऑटोसोम XY या फिर 22 ऑटोसोम XX। बताना ये है कि यहाँ पे नर ड्रोसोफिला होता है उसमें जो है क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 ऑटोसोम XY। अगला प्रश्न देखा जाए, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं सभी के सभी प्रश्न यहाँ पे इम्पोर्टेंट है एग्जाम को देखते हुए। अगला पूछा गया है, पादप जगत के पुष्पित पौधों का यह रूप किस प्रकार विकसित हुआ। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत मिलता है। क्या पूछा गया है, पादप जगत के पुष्पित पौधों का यह प्रारूप किस प्रकार का विकसित हुआ। इस जो प्रश्न है यह किसके अंतर्गत मिलता है, आपको बताना है। अनुवांशिकी, जैव विकास, सूक्ष्म विकास, अनुवांशिकी विचलन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो जैव विकास। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखने को मिलेगा आपको एक प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है। बताना यह है कि इसमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर स्थित है। वर्ग, वंश, जगत, गण। बताना यह है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 2015 का यह प्रश्न रह चुका है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जगत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कहा गया है, जान की वारवरता में निरुद्देश्य होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं। अनुवांशिकी, जैव विकास, अनुवांशिकी विचलन, सूक्ष्म विकास। बताना यह है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आइए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या यहाँ पे हो रहा है। अनुवांशिकी विचलन, यानी कि जान की जो वारंवारता थी उसमें निरुद्देश्य होने वाला परिवर्तन क्या कहलाया था, तो अनुवांशिकी विचलन कहलाया था। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आइए अगला क्या कहा गया है, फिलॉसफिक जियोलॉजिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। बताना यह है फिलॉसफिक जो जियोलॉजिक नामक पुस्तक थी वह किसके द्वारा लिखी गई है। डार्विन के द्वारा, लेमार्क के द्वारा, मिलर के द्वारा या फिर वाइसमान के द्वारा। बताना यह है कि 26वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो लेमार्क द्वारा। क्या हो जाएगा, लेमार्क द्वारा। अगला है, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था। जब जीव की उत्पत्ति हुई पृथ्वी पर उसके पहले ये बताना है कि आखिर पृथ्वी में क्या नहीं था, जो पृथ्वी पर क्या नहीं था ये बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड, NO2, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनमें से सभी। सभी के सभी जो है पृथ्वी पर नहीं थे, ना तो कार्बन डाइऑक्साइड था उस समय, ना तो NO2 था, ना तो O2 था, कुछ नहीं था यहाँ पे, है ना। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखिए, जाति उद्भवन की संभावना किसमें नहीं होती है। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीवों में, अलैंगिक जीवों द्वारा उत्पन्न जीवों में, स्वपरागण द्वारा उत्पन्न पौधों में, या फिर आप कोई बताना है दोनों में, यानी खा व गा दोनों में। बताइए जाति उद्भवन में की जो संभावना है वह नहीं होती है, किसमें नहीं होता है बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, दोनों में। किसमें स्वपरागण द्वारा उत्पन्न जो पौधे होते हैं उसमें भी जो है जाति उद्भवन की संभावना नहीं होती है। साथ ही साथ जो अलैंगिक जीवों द्वारा उत्पन्न जीव होते हैं उसमें भी यह चीज़ नहीं पाई जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है, वैसे अंग जो उद्भव के दृष्टिकोण से एक दूसरे से विभिन्न होते हैं, यानी भिन्न होते हैं, परंतु वे एक ही प्रकार के कार्य करते हैं, ये क्या कहलाते हैं। 2023 में पूछा गया है
क्या वैसे अंग जो उद्भव की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होते हैं परंतु वे एक ही प्रकार के कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? असमान अंग, असमजात अंग, समजात अंग, अवशेषी अंग या फिर लुप्त अंग? बताइए 29वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो असमजात अंग का वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है, इसमें कौन जीवाश्म की आयु की गणना की आधुनिक विधि नहीं है? क्या पूछा गया है? कौन जो है यहाँ बताना है कौन ऐसा है जो जीवाश्म की आयु की गणना की आधुनिक विधि नहीं है? रेडियो कार्बन काल निर्धारण, समस्थानिक अनुपात में अध्ययन द्वारा, समान गुणों वाले अन्य जीवों के आयु द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो करेक्ट आंसर है समान गुणों वाले अन्य जीवों के आयु द्वारा। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे 30 आउट ऑफ 30 आपको करा दिए गए हैं। इसे कम से कम 2 बार देखिए, आपकी MCQ इस चैप्टर से पूरा एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके अगर इस चैप्टर से MCQ आता है तो आपको यहीं वीडियो से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप चाहें तो हमें फॉलो भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी कुमार विकास के नाम से मिल जाएगा आपको, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे हम, इंस्टाग्राम भी और फेसबुक भी, ट्विटर, आप चाहे जहाँ भी हमें क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, नए नए अपडेट्स के लिए डेली जुड़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद। आपके लिए जो है आप बेहतर करिए अपने जीवन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।